कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग, जन्नत या फिर कहें सुंदरता का वह प्रतिरूप जिसके गोद में प्रकृति एक नया इतिहास बनाती है। कश्मीर की गोद में प्रकृति और सुंदरता का एक अनोखा मेल है। जहां कश्मीर स्वर्ग, सुंदरता और प्रकृति के लिए जानी जाती है, वहीं कश्मीर का दूसरा नाम आतंक हो चुका है। कश्मीर में आतंक का ऐसा प्रभाव है कि लोग के मन में इच्छा तो होती है वहां पे घूमने की, विजिट करने की, लेकिन आतंक के डर से, आतंक के खौफ से अब लोग वहां जाने से कतराते हैं। आज हम उसी कश्मीर के बारे में बात करने वाले हैं कि कश्मीर का इतिहास क्या है। नमस्कार, SBIT ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है और आज हम कश्मीर के इतिहास के बारे में देखना चाहते हैं। ये कश्मीर का मैप आप देख रहे हैं। कश्मीर का टुकड़े टुकड़े हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। और ये टुकड़ों के पीछे कारण क्या रहा है, ये तो इतिहास के पन्ने ही बताएंगे। आज हम उन्हीं इतिहास के बारे में थोड़ी सी जानने का प्रयास करते हैं। ये जो आपको पीला वाला भाग दिख रहा है, ये भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ये जो हरा भाग दिख रहा है, ये भाग पाकिस्तान के अंतर्गत है और इसी हरा भाग में इस लाइन के नीचे को आजाद कश्मीर बोला जाता है। पाकिस्तान में यहाँ पे गिलगिट है और ये बाल्टिस्तान है। ये तीन स्टेट के रूप में पाकिस्तान देखता है, जो कश्मीर के हिस्से पे वो अधिकार किया है उसको। उसके बाद 1962 के युद्ध में चाइना ने इस हिस्से को जीत लिया था, कैप्चर कर लिया था, तो ये हिस्सा भी चाइना के अधिकार क्षेत्र में है। और ये जो सक्सगाम घाटी देख रहे हैं, इसको पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को गिफ्ट कर दिया था, या कहें दहेज दे दिया था। अब कौन सा रिश्ता पाकिस्तान और चाइना के बीच में है कि पाकिस्तान दहेज में सक्सगाम घाटी दिया है। इस रिश्ते को हमारे जनता भी भली भांति समझती है, हमारे दर्शक भी समझते हैं। अब आगे देखते हैं कश्मीर के इतिहास के बारे में। कश्मीर जिसे ऋषि कश्यप ने अपने नाम पे बसाया था, और यह ऋषि कश्यप का भूमि है, जिसमें कभी श्रीनगर जैसे, जो अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी है जम्मू एंड कश्मीर की, श्रीनगर को अशोक सम्राट ने बसाया था। जब उनके पिता बिंदुसार सम्राट थे और वे गवर्नर के रूप में श्रीनगर में गए थे, तब अशोक सम्राट ने श्रीनगर को बसाया था। इस भूमि में कश्मीर के इतिहास को अगर हम देखें तो ऋषि कश्यप के बाद यहाँ पे अशोक का शासन रहा, जिसमें मौर्य के अधीन रहा और बौद्ध धर्म का यहाँ पे परचम रहा। उसके बाद कारकोट राजवंश ने यहाँ पे शासन किया, जिसके राजा या शासक हैं ललितादित्य, बहुत शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण शासक थे, जिन्होंने इस्लाम के बहुत सारे प्रयास के बाद भी यहाँ पे इस्लाम को आने नहीं दिया और उसका पुरजोर विरोध किया। लेकिन 1339 में इस्लाम इस भूमि में प्रवेश करता है शाह मीर के नेतृत्व में। उसके बाद मुगल शासन का भी यहाँ पे अधिकार रहा। 1586 से लेकर 1752 तक जब अकबर का शासन था, उसमें मुगल शासक के अंदर कश्मीर का यह स्थान, कश्मीर का यह भूमि रहा। उसके बाद यहाँ पे मुगल के बाद अफगान शासन का समय आया, जब 1752 से 1819 के बीच में अफगान शासकों ने यहाँ पे अधिकार किया और अपना शासन किया। इसके बाद अगर देखें तो सिख धर्म का प्रभाव यहाँ पे बढ़ता है और रणजीत सिंह कश्मीर वैली को जीत लेते हैं अफगान शासकों से, और वो जीतते हैं 1819 से लेकर 1846 के आसपास। रणजीत सिंह का शासन पूरे कश्मीर के वैली पे होता है। उसके बाद पहला सिख और अंग्रेज के युद्ध में रणजीत सिंह हार जाते हैं और ये कश्मीर का क्षेत्र, जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र अंग्रेज के अधीन आ जाता है। और अंग्रेज ने 1846 में अमृतसर के संधि के दौरान डोगरा शासक, जिसके शासक थे गुलाब सिंह, उनको ये पूरे भूमि को बेच देता है और फिर ये पूरा बागडोर डोगरा शासक के अंतर्गत आ जाता है। और डोगरा शासक के अंदर गर्दी आखिरी जो राजा थे महाराजा हरि सिंह, उनके पास ये पूरे भूभाग, या फिर महाराजा हरि सिंह पूरे जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को इस भूमि को भारत के आधिपत्य में विलय कर देते हैं और वो भारत के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस पर साइन कर देते हैं, भारत के विलय पत्र पर साइन कर देते हैं, जिसके बाद ऑफिशियल रूप से पूरे जम्मू एंड कश्मीर भारत के सरकार के अधीन आ जाती है। लेकिन ये ऑफिशियल रूप से कागज के पन्नों में है, कागज के हिस्से में है,
लेकिन प्रभावी रूप से, अधिकृत रूप से यह भारत के अधिकार में पूरी तरह से नहीं आया है। अब इस कश्मीर के हिस्से को देख लीजिए। ये पूरा का पूरा कश्मीर का जो क्षेत्र है, भारत इसे अपने ऑफिशियल मैप में दिखाता है, जिसमें पूरा जम्मू एंड कश्मीर, चाहे गिलगिट हो, बाल्टिस्तान हो, आजाद कश्मीर का हिस्सा हो, सक्सकाम घाटी हो या फिर अक्साई चीन हो, ये सभी को भारत अपने मैप में दिखाता है। यानी भारत ये बता रहा है कि ये पूरा का पूरा हिस्सा भारत का है, भारत का ही अभिन्न अंग रहेगा। लेकिन पाकिस्तान इस जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले हिस्से को भी अपने मैप में दिखाता है और वो ये कहना चाहता है इंटरनेशनल स्तर पर कि पूरा का पूरा ये जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के अधिकार में या फिर पाकिस्तान के हिस्से में है। पाकिस्तान हालांकि इसमें अक्साई चीन का जिक्र नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चाइना को आके दिखा सके या फिर चाइना से ये बात बोल सके कि जो हिस्सा चाइना के अधिकार में है वो भी पाकिस्तान का होना चाहिए। वैसे तो ये पूरा का पूरा हिस्सा ही पाकिस्तान का नहीं है अधिकार के मामले में। अब हम अधिकार के मामले में अगर देखते हैं तो ये है जम्मू एंड कश्मीर का वह मैप जिसपे अधिकार और क्षेत्र के कब्जा के नाम पर मैप को बनाया गया। ये हिस्सा 1962 के उस युद्ध में चाइना ने जीता हुआ है भारत से। ये हिस्सा 1948 के बाद पाकिस्तान के कबायलियों के हिस्से में है, जिसमें नीचे वाले भाग को आजाद कश्मीर पाकिस्तान बोलता है, ऊपर में गिलगिट है और बाल्टिस्तान है। ये 3 स्टेट्स हैं पाकिस्तान के नजरिए से। ये कश्मीर का मैप जो आप अधिकार के क्षेत्र के रूप में देख सकते हैं। अब कश्मीर का ये स्थिति क्यों हुआ, इसके बारे में अगर हम एक नजर डालें तो सबसे पहले देखते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को। यही जिन्ना है जिन्होंने धर्म के नाम पर, मुसलमानों के हक के नाम पर भारत के 2 टुकड़े किए और न जाने कईयन हजार, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कईयन हजार इंसानों का लाश पे इसने पाकिस्तान को बनाया है। और उस पाकिस्तान के बनने में सिर्फ हिंदू का नहीं, मुस्लिम का नहीं, सिखों का नहीं, इंसानियत की हत्या या फिर इंसानियत का लाश गिराया है। वैसे मोहम्मद अली जिन्ना जन्म से या फिर वो खानदानी मुसलमान नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना खानदानी मुसलमान नहीं है। उसके दादाजी प्रेम भाई ठक्कर ये गुजरात के एक हिंदू समाज से आते थे, ठक्कर समाज से आते थे। लेकिन इसके पिताजी जो थे मुंजालाल ठक्कर, ये भी हिंदू समाज से थे और ये मछली का व्यापार करने की वजह से, जो कि हिंदू समाज को पसंद नहीं था मछली का व्यापार करना, उस वजह से हिंदू समाज ने पुंजालाल ठक्कर को अपने समाज से बहिष्कृत कर दिया। जिसके बाद पुंजालाल ठक्कर अपने पूरे परिवार के समेत इस्लाम धर्म को अपनाते हैं और वही पुंजालाल ठक्कर का बेटा मोहम्मद अली जिन्ना बनता है, जो कि इस्लाम के नाम पर न जाने कितनी हत्याएं करता है, करवाता है, इंसानियत को मारता है और पाकिस्तान एक नए देश को बनाता है। जब पाकिस्तान बना तो कश्मीर के उस हिस्से के बारे में जो जिक्र किए हैं उसमें उस समय के भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के उस समय के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और मुख्य सचिव बिपिन मीनन का बहुत बड़ा योगदान या फिर हाथ रहा है इस कश्मीर, जितना भी कश्मीर भूभाग हमारे पास है उसको बचाने में। अब देखते हैं भारत पाक के पहले युद्ध के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947 में हुआ। जब 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बन गए तो कश्मीर आजाद था। कश्मीर के जो महाराजा थे हरि सिंह, वो किसी भी देश में विलय नहीं चाहते थे। उसमें वहां के जो प्रधानमंत्री थे, महाराजा हरि सिंह के जो प्रधानमंत्री थे वो थे शेख अब्दुल्ला। अब वो मुस्लिम बाहुल इलाका हो चुका था, जिसके राजा तो हिंदू थे और प्रधानमंत्री मुस्लिम शेख अब्दुल्ला थे। ये वही शेख अब्दुल्ला हरि सिंह के प्रधानमंत्री थे, जिनके बेटा फारूक अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। तो ये वर्तमान जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री के दादा जो हैं शेख अब्दुल्ला, वही हरि सिंह के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने भारत में विलय के लिए बहुत सारी शर्तें भी रखी। इसके बारे में समझते हैं। 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पे कब्जा करने के लिए अनऑफिशियल अपने आर्मी को भेजता है। अनऑफिशियल आर्मी मतलब जो कि सेना के भेष में नहीं होते हैं, कबायली होते हैं, लुटेरे होते हैं, और वैसे जंगी आर्मी को भेजता है कश्मीर पे कब्जा करने के लिए। जब वो भेजता है तो 26 अक्टूबर को हरि सिंह को विलय करना पड़ता है भारत से सहमति और भारत से सहयोग प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की सेना उस समय अपने मुस्लिम भाइयों पे कहें
या फिर पूरे जम्मू एंड कश्मीर के महिलाओं पे, वहां के बच्चों पे, वहां के आवाम पे ऐसी घिनौनी हरकतें करती हैं, ऐसी दुर्दशा करती हैं, काटना, मारना, बलात्कार करना, ऐसी बहुत सी ऐसी घटनाएं करती हैं जो कि इंसानियत के लिए एक बदनुमा दाग है। ऐसे में राजा हरि सिंह के पास कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता है और अंत में 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह अपना विलय पत्र, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का है, जम्मू एंड कश्मीर को भारत में विलय कर देते हैं। उसके बाद विलय करने के बाद 1947-48 में भारतीय सेना पहुंचती है और उन पाकिस्तानी कबायलियों को जम्मू एंड कश्मीर से खदेड़ना प्रारंभ कर देती है। जम्मू एंड कश्मीर में घुसे हुए पाकिस्तानी कबीलिए दरिंदरों, जंगियों को भारतीय सेना बुरी हालत कर देती है, खदेड़ देती है। ऐसी स्थिति में एक ऐतिहासिक भूल जो भारत के प्रधानमंत्री से होती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से होती है, वो उसमें इस समस्या को लेकर, जो कि वर्तमान समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच में था, जिसमें भारत जीत रहा था और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा था, कहीं ना कहीं वो जम्मू एंड कश्मीर क्या पाकिस्तान के बहुत सारे भूभाग को भी अपने अधिकार में ले सकता था। ऐसे में पंडित नेहरू ने एक ऐतिहासिक भूल करते हुए और उस समय के वर्तमान के गृह मंत्री सरदार पटेल से बिना किसी मशवरा या सलाह किए हुए यूएन के पास इस मुद्दे को लेकर जाते हैं और यूएन उस समय जिस स्थिति में सेनाएं होती हैं उसी स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय सीमा तत्कालीन रूप से मान लेती है, जिसको LOC कहा जाता है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। और पहला संघर्ष विराम या सीज फायर उसी समय हुआ था, 1948 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच फर्स्ट सीज फायर या आपके पहला संघर्ष विराम। और उसी समय LOC और POK, LOC और POK, LOC वह लाइन जो लाइन कश्मीर के दो हिस्सा करता है, एक भारत के अधिकार में और दूसरे पाकिस्तान के अधिकार में, और POK वह क्षेत्र जो कि पाकिस्तान के अधिकार में आता है, जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा। ये दोनों 1947-48 युद्ध विराम की घोषणा के बाद अस्तित्व में आए। इसमें विशेषाधिकार की अगर बात करें तो 1949 में हरि सिंह ने जब साइन किया, उस समय वहां के जो शातिर और चालाक जो प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला ने, वो भारत के संविधान में कुछ कुछ अंगों को जुड़वाया, जैसे 370 के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र पे भारत का संपूर्ण अधिकार नहीं रहेगा, भारत का सिर्फ रक्षा का रहेगा, विदेश का रहेगा और संचार का अधिकार भारत का रहेगा। बाकी सभी नीतियों को बनाने का, अप्लाई करने का या फिर इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी, ये सभी चीज स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी, जिसपे केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उसके बाद 1954 में भारत के संविधान में 35A को जोड़ा गया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्थाएं या फिर विशेष सुविधा को दिया जाता है। इसके बाद 1962 में भारत और चीन के बीच एक युद्ध होता है। चीन क्षेत्र को अधिकार करने के मनसे से भारत के बहुत सारे हिस्से में घुस जाता है और एक युद्ध होता है 1962 का, बहुत ही खतरनाक युद्ध, जिसमें से हालांकि भारत की सेना हारती है, संघर्ष नहीं कर पाती है, नया नया देश, इसके पास उतनी आर्मी नहीं थी और भारत की सेना संघर्ष में थोड़ी सी पीछे रह जाती है। युद्ध करते हुए 1962 में चीन ने एक तरफा युद्ध विराम किया, एक तरफा संघर्ष विराम किया और बाकी हिस्से को तो भारत को लौटा दिया, लेकिन जो अक्साई चीन का हिस्सा है, जो लद्दाख का वह भाग जो अभी चीन के कब्जे में है, उसको आज तक वो अपने कब्जे में रखा और भारत को नहीं लौटाया। ये लद्दाख का जो उत्तर पूर्वी भाग है, जिसको अक्साई चीन बोलते हैं, वही अभी चीन के कब्जे में अभी भी स्थित है। धारा 370 और A निरस्त होने की स्थिति के बारे में अब हम देखते हैं, क्या कि धारा 370 और 35A जो संविधान में जोड़ा गया था जम्मू एंड कश्मीर के विशेष अधिकार को लेकर, उसको निरस्त कैसे किया गया। 5 अगस्त 1919 को धारा 370 और 35A को संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। 5 अगस्त को ही जम्मू एंड कश्मीर राज्य का पुनर्गठन बिल पेश किया गया लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, और उसी दिन लोकसभा में, राज्यसभा में, और उसी दिन राष्ट्रपति से हस्ताक्षर भी ले लिया गया। और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पास
अपना विधानसभा तो है, यानी अपना मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन लद्दाख पूरी तरह से भारत के अधीन है, यानी भारत के केंद्र के अधीन कार्य करेगा। ये कश्मीर का वैसा इतिहास है जो कि हम देख रहे हैं। फिलहाल कश्मीर अपने अस्तित्व को ढूंढ रहा है कि उसकी सीमाएं कहां से कहां तक है, कश्मीर कहां से कहां तक अपने जनता को देख सकती है। कश्मीर का अधिकार, जो कि जम्मू एंड कश्मीर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, लद्दाख एक नया केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, अक्साई चीन का हिस्सा अभी भी चीन के कब्जे में है, सक्सकाम घाटी चीन को दहेज दिया जा चुका है, गिलगिट और बाल्टिस्तान 2 हिस्से और ये आजाद कश्मीर 3 हिस्से जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। इस कश्मीर का वास्तविक चित्र और चरित्र एक पहेली है, एक उलझन है, जिसको सुलझाना बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो यूएन के द्वारा सुलझाया जाए, चाहे भारतीय सेना के द्वारा सुलझाया जाए, या फिर किसी भी स्थिति में सुलझाया जाए, लेकिन सुलझाया जाना बहुत जरूरी है इस क्षेत्र के विकास के लिए और यहाँ के आवाम के शांति के लिए। सभी जनता के यही, या फिर मेरी भी यही अनुरोध रहेगी भारत की सरकार से कि यदि हम सक्षम हैं तो इस मुद्दे को सुलझाएं। ये एक राजनीतिक, कूटनीतिक और आर्थिक रूप से भी बहुत आवश्यक है। तो आज के लिए कश्मीर के मुद्दे को यहीं पे छोड़ते हैं। अगली जानकारी के साथ आप लोग के सामने मैं जल्द आऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं जल्द आप लोग के सामने आऊंगा अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।